हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर में। तो हम लोग पढ़ रहे थे लुसेंट्स बिहार सामान्य ज्ञान के बारे में। तो चलिए एक बार विषय सूची देख लेते हैं। तो हम लोग बिहार भूगोल कर रहे हैं। इसमें बिहार की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक विभाजन, बिहार की जलवायु जो है सो एक एक करके टॉपिक हम क्लियर करेंगे, कवर करेंगे। तो इसका कुछ भाग हम पिछला वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं अभी तक तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सीरियल बाय सीरियल जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार के भूगोल, इससे आगे। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ से हम लोग को पढ़ना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलेगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलेगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग को पढ़ना है दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। तो दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र से हम लोग शुरू करते हैं। गंगा के मैदान के दक्षिण सीमांत में छोटा नागपुर पठार की खादर प्राचीन चट्टानों के दृश्यांश, जिसमें नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता यानी कि बहुत मात्रा में मिलता है, धरातल पर दिखाई देते हैं। गंगा के मैदान के दक्षिण सीमांत में छोटा नागपुर पठार की खादर प्राचीन चट्टानों के दृश्यांश, जिसमें नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता यानी कि बहुत मात्रा में मिलता है, जो धरातल पर दिखाई देते हैं। यह क्षेत्र तीव्र वाही सरिताओं व प्रपाती ढाल से युक्त पहाड़ियों, समतल सक्रिय घाटियों एवं विषम धरातल से युक्त पठारी प्रदेश है। इसके अंतर्गत गाया, मंदार, बराबर और जेठियन की पहाड़ियों, गंगेश्वरी, राजगीर और शेखपुरा आदि की शुकर पीठ पहाड़ियों, बिहार शरीफ, जमालपुर, मुंगेर की पहाड़ियाँ तथा रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत यानी फैला हुआ है। कैमूर का पठार आता है, इसमें विस्तृत कैमूर का पठार आता है। मैदान के दक्षिणी सीमांत में नवीनगर और मोराटाल से मुंगेर तथा क्वार्टर जाइट की चट्टानें जो है शुकर पीठ के रूप में विकसित है। कुल मिलाकर छोटा नागपुर और कैमूर के पठार का यह अपर्दित भाग 150 से 300 मीटर तक ऊंचाई वाले धरातल का निर्माण करते हैं। सोन नदी और कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। सोन नदी जो है तो कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है। सोन नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में आर्कियन, नीस और ग्रेनाइट है, जबकि कैमूर के पठार में बलुआ पत्थर मिलता है। चलिए नेक्स्ट है बिहार की जलवायु कैसी है। तो बिहार की जलवायु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदानी भाग हिमालय के निकट यानी कि नज़दीक स्थित है और पूरब से पश्चिम की ओर खुला है। बिहार में गंगा की जो उत्तरी मैदान है हिमालय के निकट स्थित है और पूरब से पश्चिम की ओर जो है सो खुला हुआ है, जिससे होकर मानसून की आर्द्र हवाएं जो है सो पश्चिम की ओर तथा गर्मियों में पश्चिम की ओर से गर्म एवं सर्दियों में ठंडी हवाएं बिहार के मैदानी भाग से प्रभावित होती है। यानी कि गर्मियों में पश्चिम की ओर से गर्म और ठंडियों में ठंडी हवाएं जो है सो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवाहित यानी कि प्रवेश करता है। आगे है पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के मध्य यानी कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के बीच स्थित बिहार का पूर्वी भाग पश्चिमी बंगाल के समान आर्द्र है तथा इसका पश्चिमी भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश के समान उष्ण है। पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के मध्य यानी कि बीच स्थित है। पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के बीच जो है सो बिहार का पूर्वी भाग पश्चिम बंगाल के समान आर्द्र है तथा इसका पश्चिमी भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश के समान उपोष्ण है। राज्य के अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह
उपोष्ण जलवायु में स्थित है। राज्य की अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह उपोष्ण जलवायु में स्थित है। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु तथा पश्चिमी भाग में अर्धशुष्क जलवायु है। बिहार के पूर्व दिशा में आर्द्र जलवायु है तथा पश्चिम भाग में अर्धशुष्क जलवायु है। बंगाल की खाड़ी के निकट यानी कि बंगाल की खाड़ी के नज़दीक रहने के कारण राज्य की जलवायु पर खाड़ी से आने वाले चक्रवात का विशेष प्रभाव देखा जाता है या पड़ता है इस पर बिहार पर। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के क्षेत्र में विकसित होने वाले निम्न दाब का विस्तार पूर्व में बिहार झारखंड से उड़ीसा तक हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के क्षेत्र में विकसित होने वाले निम्न दाब का विस्तार पूर्व में बिहार झारखंड से उड़ीसा तक हो जाता है। इस निम्न दाब की ओर बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं के मार्ग में स्थित होने से बिहार राज्य में वर्षा होती है। बिहार का पश्चिमी प्रदेश न केवल उत्तर पश्चिम मानसूनी हवाओं की खाड़ी की शाखाओं के क्षेत्र में स्थित है बल्कि अरब सागर की शाखाओं के मार्ग में भी स्थित रहने के कारण अपेक्षाकृत अधिक वर्षा उपलब्ध कराता है। बिहार की पश्चिमी प्रदेश न केवल उत्तर पश्चिमी मानसूनी हवाओं की खाड़ी की शाखाओं के क्षेत्र में स्थित है बल्कि अरब सागर की शाखाओं के मार्ग में भी यानी कि रास्ता में भी स्थित रहने के कारण अपेक्षाकृत अधिक वर्षा उपलब्ध कराता है। बिहार राज्य न केवल सर्दियों में चलने वाली भूमध्य सागरीय अवदाब की पूर्वी सीमा है बल्कि ग्रीष्मकालीन पश्चिम से आने वाली गर्म लू, जिसे लू भी बोलते हैं, लू की भी पूर्वी सीमा है। इस गर्म लू से बिहार का उत्तरी पूर्वी भाग एवं समस्त मैदानी भाग प्रभावित रहता है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में होने वाला वायु मार्ग परिवर्तन भी बिहार की जलवायु की एक प्रधान विशेषता है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में होने वाला वायु मार्ग यानी कि वायु रास्ता यानी हवा का रास्ता परिवर्तन भी बिहार की जलवायु की भी एक प्रधान विशेषता है। बिहार राज्य की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। बिहार राज्य की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी प्रकार की है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन है कि बिहार की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी है। समुद्र से दूर होने के कारण बिहार जो है सो समुद्र के दूर होने के कारण यहाँ के मौसम में विषमता है। बिहार जो है सो समुद्र से दूर होने के कारण जो बिहार की मौसम है वो विषमता है। तापमान व वर्षा की दृष्टि से राज्य की जलवायु विशिष्ट प्रकार की है। यहाँ वर्ष में 3 प्रमुख मौसम होते हैं। बिहार में एक साल में 3 प्रमुख मौसम होते हैं। पहला है ग्रीष्म ऋतु जो मार्च माह से मध्य जून तक यानी कि मार्च महीना से शुरू होता है और आधा जून तक चलता है, प्रथम जो ग्रीष्म ऋतु कहलाता है। दूसरा है वर्षा ऋतु जो मध्य यानी कि आधा जून से आधा अक्टूबर तक रहता है। तीसरा मौसम है शरद ऋतु जो मध्य यानी कि आधा अक्टूबर से फरवरी तक रहता है। ये 3 ऋतु हैं जो यहाँ की 3 प्रमुख मौसम होते हैं। आगे है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु राज्य में ग्रीष्म ऋतु जो मार्च में शुरू होती है। बिहार में मार्च में ग्रीष्म ऋतु मौसम जो है सो शुरू होता है और मध्य यानी कि आधा जून तक रहती है। मार्च से शुरू होता है और आधा जून तक रहता है ग्रीष्म ऋतु। अप्रैल माह से यानी कि अप्रैल महीना से जो दिन का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। यहाँ मई माह में यानी कि मई महीना में तापमान सर्वाधिक रहता है। मई का औसत तापमान जो मापा गया है वो 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। मानसूनी हवाओं के आगमन से यानी कि मानसूनी हवाओं के आने से मध्य जून यानी कि आधा जून में तापमान कुछ कम हो जाता है। जब मानसूनी हवाएं कुछ आने लगता है तो आधा जून में तापमान जो है सो कुछ कम हो जाता है। बौधा बंगाल की खाड़ी से चक्रवातीय तूफानों के मई जून से पहुंचने पर तूफानी वर्षा से जनजीवन जो है सो अस्त व्यस्त यानी तबाह हो जाता है। बौधा बंगाल की खाड़ी से चक्रवातीय तूफान यानी कि बौधा बंगाल की खाड़ी से चक्रवातीय तूफान उठता है जो मई जून से पहुंचने पर तूफानी वर्षा होता है बिहार में, जो जनजीवन जो है से अस्त व्यस्त यानी कि तबाह हो जाता है।
राज्य में धूल भरी आंधियों के अलावा चलने वाली गर्म हवा जिसकी लू इसकी मुख्य विशेषता है। लू की चपेट में गंगा के दक्षिणी मैदान के क्षेत्र में रहते हैं। लू की चपेट में गंगा के दक्षिणी मैदान के क्षेत्र में रहते हैं। ये हवाएं 8 से 16 मीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है, तो आप लोग अभ्यास प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप लोग अभ्यास किसी भी टॉपिक के पढ़ने के बाद आप लोग अभ्यास प्रश्न अटेम्प्ट किया कीजिए, क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम के मायने सही है या नहीं। तो यहाँ से पूछा जाता है कि बिहार की जो लू हवाएं हैं उसका जो प्रति घंटा होता है से कितनी तेज चलती है, तो वो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। जो पठारी भाग में इनका ताप कम हो जाता है और ये मंद पड़ जाता है, यानी कि धीमा पड़ जाता है। मंद मतलब धीमा। राज्य के गया जिले में सर्वाधिक तापमान रहता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो बिहार के कौन से जिला है जहाँ पर सर्वाधिक तापमान देखा जाता है, सर्वाधिक तापमान रहता है, तो गया जिले। तो आप लोग बताएंगे कि बिहार के ऐसी कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होता है। अगर आप लोग अगर ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते होंगे तो बताएंगे, और आप लोग का तो पता ही होगा, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। आगे है वर्षा ऋतु, दूसरा है वर्षा ऋतु, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। बिहार में इस मौसम का आरंभ यानी कि वर्षा ऋतु का जो आरंभ होता है यानी कि शुरुआत होता है वो मानसून के आगमन के साथ होता है। जब मानसून आता है तो उसी के साथ आता है। वर्षा मध्य जून से यानी कि वर्षा ऋतु जो होता है सो आधा जून से शुरू हो जाती है, लेकिन जुलाई अगस्त महीना तक अधिक वर्षा वाले माह यानी महीना माने जाते हैं। बिहार में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून का उपहार है। बिहार में जो वर्षा है सो दक्षिण पश्चिमी मानसून का उपहार है। राज्य में वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती चली जाती है। बिहार राज्य में जो वर्षा की मात्रा है तो उत्तर दक्षिण से की ओर से शुरू होता है और पूर्व पश्चिम की ओर जाते जाते घटती जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का उद्भव हिंद महासागर से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का उद्भव हिंद महासागर में होता है, जो अरब सागर होता हुआ लगभग मध्य जून यानी कि आधा जून में बिहार में पहुंच जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का उद्भव यानी कि उद्भव हिंद महासागर से होता है यानी कि निकलता है, और जो अरब सागर से होता हुआ लगभग मध्य जून यानी कि आधा जून में बिहार में पहुंचता है। मध्य अक्टूबर यानी कि आधा अक्टूबर तक राज्य के मैदानी भागों में पर्याप्त वर्षा होती है। मध्य अक्टूबर तक यानी कि आधा अक्टूबर तक राज्य में यानी बिहार राज्य के मैदानी भाग में जो है सो पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाह शिथिल हो जाती है यानी कि धीमा पड़ जाता है, और मंद गति से यानी कि धीमा गति से हवा विपरीत दिशा में बहने लगती है। इसे मानसून का लौटना यानी कि रिट्रीट ऑफ मानसून कहा जाता है। इसके साथ ही मैदानी भागों में ठंडी पछुआ व उत्तरी हवा का बहना प्रारंभ हो जाता है, जो शरद ऋतु के आगमन का संकेत माना जाता है। आगे है शीत ऋतु, तो चलिए शीत ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। बिहार राज्य में मानसून के समाप्त होते ही बिहार राज्य में जब मानसून के समाप्त होता है तो आर्द्रता और रात में भरपूर ओस पड़ने से तापमान जो है सो कम होने लगता है। इसी समय पश्चिम से ठंडी हवाएं चलनी शुरू होती है, जिसे पछुआ बयार कहते हैं। मध्य अक्टूबर यानी कि आधा अक्टूबर के बाद ही राज्य में शीत यानी शरद ऋतु आ पहुंचती है। संपूर्ण बिहार यानी पूरे बिहार में नवंबर का तापमान जो है सो 19.6 डिग्री सेल्सियस से 22.2 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, यानी कि 19.6 डिग्री सेल्सियस से 22.2 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। जबकि जनवरी माह के यानी कि जनवरी महीना का औसत जो है न्यूनतम तापमान मापा गया है वो 7.5 डिग्री सेल्सियस से 10.5 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया है, यानी कि 7.5 डिग्री सेल्सियस से 10.5 डिग्री सेल्सियस तक रहा है। आगे है दिसंबर जनवरी महीना में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवातीय तूफान मौसम बदल डालते हैं। दिसंबर जनवरी महीना में जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो उत्पन्न होने वाले चक्रवातीय तूफान है वो मौसम बदल डालते हैं।
इस कारण प्रायः घनघोर वर्षा होती है, जिससे दिसंबर जनवरी महीना में ठंड अत्यंत बढ़ जाती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए लाभप्रद होता है। तो रबी की फसल किसके कहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा। आगे है कोपेन। कोपेन ने अपने जलवायु विभाजन में बिहार के उत्तरी भाग को CWG और दक्षिणी भाग को AWG जलवायु के अंतर्गत माना है। थर्नवेट ने बिहार के अधिकांश भाग को CAW में और उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र को CBW में माना है। त्रिवार्था ने लगभग आधे उत्तरी भाग को CAW और आधे दक्षिणी भाग को AW जलवायु में विभागों में प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट है बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र यानी कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन। कृषि जलवायु की दृष्टि से बिहार राज्य को जो 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि कृषि जलवायु की दृष्टि से बिहार को 4 भागों में विभाजित यानी कि बांटा जा सकता है। पहला है पश्चिमोत्तर का मैदान, दूसरा है पूर्व का मैदान भाग, तीसरा है दक्षिण पश्चिम का मैदान और चौथा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। कृषि जलवायु क्षेत्र। कृषि जलवायु क्षेत्र में पहला है पश्चिमोत्तर का मैदान। पश्चिमोत्तर का मैदान में कौन से जिला आ जाते हैं बिहार को पढ़ते हैं? पश्चिमोत्तर तो प से पश्चिम चंपारण, प से पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर और गोपालगंज। ये सब जो है सो पश्चिमोत्तर का मैदानी भाग में आते हैं ये सब जिला। उसके बाद दूसरा में है पूर्व का मैदानी भाग। पूर्व का मैदानी भाग में कौन से जिला आता है बिहार को? तो प से है पूर्व यानी प से पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, अररिया, किशनगंज। तो ये सब जो है जिला वो पूर्व का मैदानी भाग के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है दक्षिण पश्चिम का मैदान। तो दक्षिण पश्चिम का कृषि जलवायु क्षेत्र, तो इसमें कौन से जिला आते हैं? वो है गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, बक्सर। ये सब जो है सो दक्षिण पश्चिम का मैदान। अगला है चौथा, फोर्थ, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। बांका, जमुई, कैमूर, भभुआ, लखीसराय और शेखपुरा। कैमूर को ही भभुआ कहते हैं। ये सब जिला 1 2 3 4 5 जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। नेक्स्ट करते हैं बिहार के जलवायु प्रदेश। जलवायु की क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर बिहार को मुख्य रूप से 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। जलवायु की क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर बिहार को मुख्य रूप से 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। प्रथम है यानी कि फर्स्ट है उत्तर पश्चिमी गिरिपाद प्रदेश, दूसरा है उत्तर पूर्वी प्रदेश और तीसरा है रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश और फोर्थ है यानी कि चौथा है मध्यवर्ती प्रदेश। हिमालय के गिरिपाद के निकट स्थित बिहार के उत्तरी भाग यानी उत्तर पश्चिमी गिरिपाद प्रदेश में 1400 मिमी से अधिक वर्षा होती है। यह क्षेत्र जुलाई में अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जबकि उत्तर बिहार के अन्य क्षेत्रों के लिए अगस्त उच्च वर्षा का महीना माना जाता है। आगे है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा किया जाए तो इस आर्द्र प्रदेश में ग्रीष्मकाल की अवधि जो है सो छोटी और शीतकाल की अवधि जो है सो लंबी होती है। राज्य का उत्तर पूर्वी प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है तथा इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु की अवधि भी लंबी होती है। यह क्षेत्र नॉर्थवेस्टर तथा दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है। मई महीने में नॉर्थवेस्टर से होने वाली वर्षा जूट की खेती के लिए उत्तम होता है। जूट पटुआ को कहते हैं पटसन। अरब सागरीय मानसून शाखा से प्रभावित रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश 1200 से 1200 मिमी तक वर्षा प्राप्त करता है। नॉर्थवेस्टर वर्षा से प्रायः वंचित तथा धूल भरी आंधियों
और लू से प्रभावित इस प्रदेश क्षेत्र में सबसे कम गर्म महीना मई होता है। दक्षिण की तुलना में इसके उत्तरी भाग में वर्षा कम होती है। अगर दक्षिण और उत्तर की तुलना किया जाए तो दक्षिण में अधिक वर्षा होता है जबकि उत्तर भाग में कम होता है। मध्यवर्ती प्रदेश गंगा के दोनों ओर का क्षेत्र जो है सो जहाँ वर्षा कम होती है। मध्यवर्ती प्रदेश है गंगा के दोनों ओर का क्षेत्र जहाँ वर्षा जो है सो कम होती है। यह क्षेत्र उच्चतम तापांतर का क्षेत्र है, उच्चतर तापांतर का क्षेत्र है। ग्रीष्मकालीन धूल भरी आंधियों और लू से प्रभावित इस प्रदेश क्षेत्र के लिए उच्चतम औसत और तापमान का महीना जून है। नेक्स्ट है बिहार में वर्षा का वितरण। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण हुआ 2018-19 के अनुसार का यह डाटा है जो बिहार राज्य में वार्षिक वर्षापात का औसत वर्ष 2001 से 2007 तक 999.4 मिमी रहा है। 2018-19 को आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है और इसको कंपेयर किया गया है 2001 से 2017 तक का, तो 999.4 पर जो मिमी रहा है। राज्य में वर्षा के वितरण में प्राय असमानता पाई जाती है। राज्य में वर्षा के वितरण में प्राय असमानता जो है सो पाई जाती है, यानी कि एक समान नहीं पाया जाता। बिहार के मैदानी भाग में जहां 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहां राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भाग के छोटे क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाई जाती है। बिहार में सबसे कम वर्षा पटना के पश्चिमी त्रिकोणीय भूखंड पर होती है, जबकि सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित किशनगंज जिले में होता है। तो बिहार में सबसे कम वर्षा पटना के पश्चिम त्रिकोणीय भूखंड पर होती है और सर्वाधिक जो होता है सो उत्तर पूर्व में स्थित किशनगंज जिले में वर्षा सर्वाधिक होता है। किशनगंज क्षेत्र में होने वाली ऊंची औसत वर्षा का संबंध जो है सो पूर्व मानसून में नॉर्वेस्टर से होने वाला वर्षा से है तथा कुछ हिमालय की ऊंचाई और उससे काफी निकटता से भी है। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। बिहार में होने वाली वर्षा मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं की देन से होता है। इन हवाओं से बिहार की कुल वार्षिक वर्षा जो है यानी कि पूरे साल का वर्षा की जो परसेंटेज देखा जाए तो 85% वर्षा प्राप्त होता है। मानसून के आगमन यानी कि मानसून के आने की अनिश्चित तिथि तथा इसे प्राप्त होने वाली वर्षा की अनिश्चित अवधि और मात्रा से बिहार की कृषि जो है काफ़ी प्रभावित रहता है। नहीं मानसून की आने की जो है तो तिथि सही से पता रहता है, अनिश्चित है कब आएगा कब नहीं आ जाता है, मतलब आगे पीछे इसका रहता है डाटा। और इससे प्राप्त होने वाली वर्षा की जो अनिश्चित अवधि जो है यानी कि इससे भी वर्षा की अवधि भी जो रहता है सो अनिश्चित नहीं रहता है, जो कितना दिन तक बरसेगा और कितना दिन तक नहीं। और बिहार की कृषि जो है इससे काफ़ी प्रभावित रहते हैं। आगे है बिहार मानसून की वापसी। तो बिहार मानसून की वापसी कैसे होता है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। प्राय अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से यानी कि अक्टूबर महीना के प्रथम सप्ताह होता है तो बिहार में मानसून का प्रभाव जो है सो कम होने लगता है। अक्टूबर महीना के प्रथम सप्ताह से ही मानसूनी हवाओं का वेग तथा उनका प्रवाह सिमटने के परिणाम स्वरूप उस समय बिहार का उत्तर पूर्वी भाग जहां मात्र 100 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त करता है, वहां इसके उत्तर पश्चिमी भाग में इस अवधि में कुछ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती है। सामान्यतः इस अवधि में बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है 25 मिलीमीटर से यानी 25 मिमी से 100 मिमी तक का वर्षा प्राप्त होता है। बिहार में शरदकालीन धान के तैयार होने तथा रबी की फसल के लिए आवश्यक आर्द्रता बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के प्रभाव से उपलब्ध होती है। उस अवधि में हथिया नक्षत्र की वर्षा बिहार की कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका अदा करती है। हथिया नक्षत्र। उसके बाद है शीतकालीन वर्षा। तो शीतकालीन वर्षा के बारे में पढ़ते हैं।
बिहार में होने वाली शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागरीय अवदाबों से संबंधित है, जिनके आगमन यानी कि आने से ही जनवरी फरवरी महीनों की कुल वर्षा मात्र 1-2 दिनों में उपलब्ध हो जाती है। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में इन महीनों जनवरी फरवरी में होने वाली वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर कम होती है, जबकि गंगा के दक्षिणी मैदान जो कुल 10 मिमी शीतकालीन वर्षा प्राप्त करता है, से दक्षिण पूरब की ओर वर्षा की मात्रा बढ़कर 25 मिमी तक हो जाता है। जो कुल 10 मिमी शीतकालीन वर्षा प्राप्त करता है, से दक्षिण पूरब की ओर अगर देखा जाए तो वर्षा की मात्रा जो है सो बढ़कर 25 मिमी तक हो जाता है। आगे है ग्रीष्मकालीन वर्षा। बिहार में ग्रीष्मकालीन वर्षा अल्प मात्रा में यानी कि बिहार में ग्रीष्मकालीन जो वर्षा हो सो कम मात्रा में मार्च से मई तक होती है। इस अवधि में बिहार में 50 मिमी से 200 मिमी तक वर्षा होती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा जहां राज्य के पूर्वी भाग में 150 मिमी तक हो जाती है, वहीं पश्चिमी भाग में इसकी मात्रा काफ़ी कम होती है। ग्रीष्म ऋतु में चक्रवाती हवाओं के कारण पूर्णिया जिले का उत्तर पूर्वी भाग विशेष आर्द्र रहता है। ग्रीष्मकालीन वर्षा खासकर मई महीने में होने वाली वर्षा आम, लीची, भदई फसलों के लिए विशेष रूप से लाभदायक व महत्वपूर्ण होती है। आगे है बिहार की अपवाह प्रणाली एवं नदी प्रणाली, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। बिहार राज्य के मुख्य जल संसाधन। बिहार राज्य में जल संसाधन के अनेक प्राकृतिक स्रोत हैं, जिसमें मुख्य है नदियां और अपवाह तंत्र, दूसरा है जलप्रपात जलकुंड, तीसरा है वेटलैंड्स। बिहार राज्य के मुख्य जल संसाधन। बिहार राज्य में जल संसाधन के अनेक प्राकृतिक स्रोत हैं, जिनमें मुख्य रूप से है नदियां और अपवाह तंत्र, दूसरा है जलप्रपात एवं जलकुंड और तीसरा है वेटलैंड्स। ये 3 हैं जो बिहार राज्य में जल संसाधन के अनेक प्राकृतिक स्रोत हैं। आगे है नदियों और उनके अपवाह तंत्रों को उद्गम यानी कि निकलने के आधार पर 2 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां और दूसरा है पठारी क्षेत्र के दक्षिणी भाग से निकलने वाली नदियां। हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में सरयू, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, बलान तथा महानंदा प्रमुख है। हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में जो है सो सरयू, जिसको घाघरा भी कहते हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, बलान, महानंदा प्रमुख है। ये सभी चिरस्थायी नदियां गंगा के उत्तरी मैदान भाग में बहती हुई गंगा में मिल जाती है। इनमें से अधिकांश नदियां बाढ़ की विभीषिका के लिए कुख्यात है। यहाँ दिया गया है जो कहाँ से जो नदियां हैं से निकलती है। तो आप लोग इसका PDF अगर चाहते हैं तो इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक है मेरा सोशल मीडिया का, तो वहाँ से आप टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम आप फॉलो कर सकते हैं और वीडियो से संबंधित सारी जानकारी जो है सो हमारे वहाँ सोशल मीडिया से प्राप्त कर सकते हैं। और इसका PDF करंट अफेयर्स चाहे अन्य सारे बुक का जो PDF है वो हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, तो आप लोग वहाँ सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर इस चैनल पर नए हैं तो। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। तो चलिए पढ़ते हैं। पठारी क्षेत्र की नदियों में सोन, उत्तरी, कोयल, चानन, पुनपुन, फाल्गु, कर्मनाशा, सकरी, पंचाने आदि प्रमुख हैं। पठारी क्षेत्र की नदियों में सोन, उत्तरी कोयल, चानन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा, सकरी, पंचाने आदि प्रमुख हैं। ये नदियां राज्य के दक्षिणी भाग में होती हुई गंगा या इसकी सहायक नदियों में मिल जाती है। ये मुख्यतः बरसाती नदियां हैं। बिहार के अपवाह तंत्र में अनेक छोटी छोटी नदियां हैं जो धरातलीय बनावट के अनुसार प्रवाहित होती है। इन नदियों ने न केवल बिहार के धरातलीय स्वरूप को विकसित करने में निर्णायक योगदान दिया, बल्कि ये नदियां सिंचाई के लिए भी
जल उपलब्ध कराती है, जल परिवहन का मार्ग प्रस्तुत करती है तथा साथ साथ ही मत्स्य प्राप्ति और अन्य व्यवसाय में सहायक होती है। मत्स्य मतलब मछली, प्राप्ति यानी कि जलीय जीव, और अन्य व्यवसाय में सहायक होते हैं, यानी कि मछली का भी व्यवसाय और अन्य सहाय में भी यह सहायक होते हैं। ये नदियां जल विद्युत का स्रोत होती है, ये नदियां जो होता है सो जल विद्युत का स्रोत होती है, इससे बिजली तैयार होता है और अन्य प्रकार से भी राज्य में के प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध बनाती है। बिहार में बहने वाले सोन व पुनपुन नदियों का जो उद्गम स्थल होता है वो मध्य प्रदेश है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार में बहने वाली सोन व पुनपुन नदियों का जो उद्गम होता है यानी निकलता है वो स्थल मध्य प्रदेश है। बिहार में बहने वाली सोन या पुनपुन नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश। पड़ोसी देश नेपाल बिहार की 4 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। पड़ोसी देश जो नेपाल है वो बिहार में 4 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है, यानी कि नेपाल से 4 प्रमुख नदियां वहां से निकलती है। बागमती कमला नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत से श्रेणी से, सरयू नदी नमपा या नेपाल से, तथा काफी नदी जो है पूर्वी नेपाल की सप्तकोशी से निकलती है। झारखंड राज्य का छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र जिन नदियों का उद्गम स्थल रहा है वे स्वर्णरेखा, बराकर, फल्गु और सकरी पंचाने हैं। झारखंड राज्य का छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र जिन नदियों का उद्गम स्थल रहा है वे है स्वर्णरेखा, बराकर, फल्गु, सकरी और पंचाने। ये नदियां छोटा नागपुर के पठारी भाग से, दामोदर नदी पलामू जिले से और उत्तर दक्षिणी कोयल नदी रांची की पहाड़ियों से तथा अजय नदी जो है संथाल परगना के राजमहल व पहाड़ियों क्षेत्रों से निकलती है। उपयुक्त सभी नदियों को जल प्रवाह स्थिति व दिशा के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। उपयुक्त में सभी नदियों को जल प्रवाह की स्थिति देखकर और दिशा के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में सभी नदियों को बांटा जा सकता है। पहला है प्रथम वर्ग। प्रथम वर्ग में सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी एवं महानंदा नदियों को रखा जा सकता है, जो गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलती है। गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलती है उसे प्रथम वर्ग में रखा जाता है, जो है सरयू, जिसे घाघरा भी कहते हैं, गंडक, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी एवं महानंदा नदियों को रखा जा सकता है, जो उत्तर से आकर गंगा नदी में मिलती है। द्वितीय वर्ग है, इस वर्ग में सोन, पुनपुन, उत्तरी कोयल, चानन, फल्गु, सकरी, पंचाने एवं कर्मनाशा नदी आती है, जो गंगा में दक्षिण से आकर मिलती है। उत्तर से आकर मिलती है उसे प्रथम वर्ग कहते हैं, जो दक्षिण से आकर मिलती है उसे द्वितीय। द से दक्षिण, द से द्वितीय, ऐसे याद रख सकते हैं। तृतीय वर्ग है, इस वर्ग में दामोदर, बराकर, स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, शंख व अजय आदि ऐसी नदियां हैं जो राज्य के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है, यानी कि बहता है। बिहार की जल प्रवाह प्रणाली में गंगा तथा उसकी सहायक नदियों का विशेष योगदान है। आगे है बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान की नदियां। गंगा के उत्तरी मैदान की प्रमुख नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी तथा महानंदा है। चूंकि इन नदियों का उद्गम जो है यानी कि जो जहाँ से निकलता है वह स्थल हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, इसलिए इन नदियों में वर्ष भर यानी कि साल भर जो है जल प्रवाहित यानी कि बहते रहता है। ये नदियां बरसात के समय काफ़ी मिट्टियां और रेत लाती है। रेत मतलब बालू लाती है और मिट्टी लाती है, काफ़ी मिट्टियां और रेत लाती है, जिससे उपजाऊ उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। यानी कि ये नदियां जो है जो काफ़ी रेत, बालू और मिट्टी बहा कर लाती है, जो उत्तरी मैदान जो है सो काफ़ी उपजाऊ हो जाता है फसल। हिमालय से निकलकर तेज गति से बहने वाली ये नदियां उत्तर बिहार में भयंकर बाढ़ लाया करती है। इन नदियों में घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए यानी कि अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। घाघरा, गंडक, बागमती और कोसी जो है सो अपना मार्ग जो है अपना रास्ता जो है सो बदलती रहती है, इसमें यह प्रसिद्ध है, कुख्यात है।
तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। गंगा नदी बिहार के अपवाह तंत्र का मुख्य आधार है। गंगा नदी जो है सो बिहार के अपवाह तंत्र का मुख्य आधार है। गंगोत्री इसका उद्गम स्रोत है। गंगोत्री जो है सो इसका उद्गम स्रोत है। तो गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से इसका उद्गम स्रोत है। हरिद्वार, हरिद्वार के पास यह समतल भूमि पर बहना आरंभ करती है, यानी कि बहना शुरू करती है, और चौसा के निकट यह बिहार के मैदान में प्रवेश करती है तथा मैदान के 2 भागों में बांटते हुए यह बंगाल में प्रवेश कर जाती है। गंगा में उत्तर दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ, गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी और महानंदा है, जो उत्तर दिशा से आकर मिलती है गंगा में। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास घाघरा यानी कि सरयू नदी गंगा नदी से मिलती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा यानी कि बॉर्डर के पास कौन सी नदी आकर मिलती है, तो घाघरा जिसे सरयू कहते हैं और गंगा नदी आकर मिलती है उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर। गंगा में दक्षिण दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ, गंगा में उत्तर दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ पढ़ ली। अब गंगा में दक्षिण दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ जो है कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, हरोहर, फल्गु तथा किउल, ये जो नदियाँ हैं सो गंगा में दक्षिण दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ। आगे है गंगा की ढाल बहुत कम है। गंगा की जो ढाल है वो बहुत कम है, अतः वर्षा के दिनों में अधिक जल ग्रहण यानी कि इसमें जल जो है बहुत जगह से आ जाता है के कारण इसका पानी जो है तटबंधों को पार कर जाते हैं, यानी कि जो उसका तट होता है उसका बांध जो होता है उसको पार कर दोनों ओर फैल जाता है, दोनों ओर बांध को पार कर जाता है और फैल जाता है, जो बाढ़ की समस्या उत्पन्न करता है। प्रकोप उत्तर बिहार में अधिक रहता है। इसका जो प्रकोप है सो उत्तर बिहार में अधिक रहता है। आगे है बिहार की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल, यानी कि बिहार की जो प्रमुख नदियां हैं और वो कहाँ से निकलती है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। गंगा नदी जो गंगोत्री उत्तराखंड राज्य से निकलती है और जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंडक नदी अन्नपूर्णा, मानंगुमोट और कस्तांग नेपाल एवं तिब्बत और आधा हिमालय से निकलती है, और पहलेजा घाट के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। बूढ़ी गंडक नदी जो सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियों एवं विश्व भरपूर से चौड़ से निकलती है और मुंगेर के उत्तर खगड़िया और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। आगे है कोसी नदी। कोसी नदी सप्तकोश की पूर्वी नेपाल से निकलती है और काढ़ा गोला पूर्णिया के निकट गंगा नदी में आकर मिल जाती है। आगे है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और दानापुर पटना के निकट आके गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद है सरयू जिसे घाघरा भी कहते हैं, यह नमपा श्रेणी नेपाल से निकलती है और छपरा के निकट गंगा नदी में आकर मिल जाती है। उसके बाद है बागमती नदी जो हिमालय की महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और खोरमा घाट खगड़िया में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद है कमला नदी, हिमालय की महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और काढ़ा गोला के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद है महानंदा नदी जो हिमालय की महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। बागमती, कमला, महानंदा, ये 3 है जो हिमालय की महाभारत श्रेणी से नेपाल से निकलती है, और एक मिलता है खोरमा घाट खगड़िया में गंगा नदी में, एक है काढ़ा गोला के पास गंगा नदी में, और कटिहार के निकट गंगा नदी में। तीनों जो है सो एक ही जगह से निकलता है और गंगा नदी में आके मिल जाता है, सिर्फ उसका जगह जो है सो लोकेशन चेंज है, नहीं तो गंगा नदी में आके मिल जाता है। अगला है कर्मनाशा नदी जो विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलता है और चौसा के उत्तर गंगा नदी में आकर मिल जाता है। अजय नदी यह बटपार जमुई जिले में चौकाई से 5 किलोमीटर दक्षिण से निकलता है और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। उसके बाद है पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है और फतुहा के निकट गंगा नदी में आके मिल जाती है। उसके बाद है फल्गु नदी जो उत्तरी छोटा नागपुर के पठार है, वो टाल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, यानी कि फल्गु नदी उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और टाल क्षेत्र के निकट आके मिल जाती है।
चले आगे पढ़ते हैं गंगा नदी के बारे में विस्तार से। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के 5611 मीटर ऊंचे गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। गंगा नदी जो है सो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के 5611 मीटर यानी कि 5611 मीटर ऊंचे गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। वहाँ से जब निकलती है उत्तराखंड से काशी जिले के 5611 मीटर ऊंचे गंगोत्री ग्लेशियर से, तो वहाँ से जब निकलती है तो भागीरथी के नाम से निकलती है। और बिहार तक पहुँचते पहुँचते गंगा नदी में धौली, पिंडार, अलकनंदा, मंदाकिनी, रामगंगा, यमुना, गोमती और घाघरा नदी में मिल जाती है। गंगा भोजपुर और सारण जिलों की सीमा बनाती है। गंगा जो है सो भोजपुर और सारण जिलों की सीमा बनाती हुई बिहार में एंट्री यानी प्रवेश करती है। यही गंगा उत्तर से आने वाली सरयू यानी घाघरा और दक्षिण से आने वाली सोन नदियां मिलती हैं। यही गंगा में उत्तर से आने वाली सरयू, घाघरा और दक्षिण से आने वाली सोन नदियां मिलती है। दक्षिण से बहकर गंगा में मिलने वाली नदियों में चौसा के पास कर्मनासा, बक्सर के पास ढोड़ा और थोड़ा पूर्व में काब, छेर, बानस, मनेर के पास सोन और फतुहा के पास पुनपुन और सूर्यगढ़ा के पास फल्गु और मोहिनी के पास धनुऊन और क्यूल के पास थोड़ा पूर्व में मुहाने, जैसे भागलपुर के निकट बडुआ और चानन कहलगांव के पास, और धोधा जो है सो गेरुआ, कावा और थोड़ा दक्षिण पूर्व में गुमानी आकर मिल जाती है। दक्षिण से बहकर गंगा में मिलने वाली नदियों में चौसा के पास है कर्मनासा, बक्सर के पास जो है सो ढोड़ा, थोड़ा पूर्व में काब, छेर, बनास, मनेर के पास सोन, फतुहा के समीप पुनपुन और सूर्यगाढ़ा के पास जो है से फल्गु, मोहिनी, धनुऊन, क्यूल, थोड़ा पूर्व में मुहाने, भागलपुर के निकट बडुआ, चानन कहलगांव के पास धोधा और गेरुआ, कावा और थोड़ा दक्षिण पूर्व में जो है सो गुमानी आकर मिल जाती है। पटना से आगे सारण और वैशाली जिले की सीमा बनाती गंडक नदी गंगा में सोनपुर में मिलती है। पटना से आगे सारण और वैशाली जिलों की सीमा बनाती गंडक नदी गंगा में सोनपुर में आकर मिलती है। कुछ आगे बढ़ने पर गंगा से मुंगेर के उत्तर में बागमती, कुर्सेला के पास कोसी, मनिहारी के निकट काली कोसी तथा थोड़ा पूर्व में बहने पर पानार और महानंदा उत्तर से आकर मिलती है। उसके बाद है सरयू का घाघरा, दोनों एक ही नदी का नाम है। तो सरयू और घाघरा के बारे में पढ़ते हैं, एक एक नदी के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे है सरयू या घाघरा, इसका उद्गम यानी कि यह जो नदी निकलता है इसका उद्गम स्थान है नमपा, नेपाल में है, जो उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में तीव्र गति से बहती है। सरयू घाघरा जो नमपा नेपाल से निकलती है और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में यानी कि तेज गति से बहती हुई सरयू नदी सिवान जिले के समीप बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? तो सरयू नदी सिवान जिले के नज़दीक से प्रवेश करती है और छपरा के निकट यह गंगा नदी से मिल जाती है। कुछ दूरी तक यह बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण भी करती है, यानी कि कुछ दूरी तक ऐसे बहती है जो उस तरफ उत्तर प्रदेश से इस तरफ बिहार, ऐसे करके यह सीमा का निर्धारण यानी कि बॉर्डर बताती है। हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों में सरयू को अत्यंत पवित्र नदी माना गया है। हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों में सरयू यानी कि घाघरा को पवित्र नदी माना गया है। नदी के तीव्र यानी कि तेज प्रवाह से बहने के कारण सरयू नदी को घाघरा या घग्गर नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो घाघरा या घग्गर कैसे पड़ा? तो यह तीव्र गति से बहता है घग्गर करके, तो उसी के कारण इसका जो नामकरण हुआ है उसको घाघरा या घग्गर नदी के नाम से भी जाना जाता है या संबोधित किया जाता है। इस नदी की लंबाई जो है सो लगभग 1180 किलोमीटर है। पूरे वर्ष जल से भरी रहने के कारण इसे सदा नीरा कहा जाता है।
सरयू या घाघरा जो नदी है सो इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है और पूरे साल यह जल से भरी रहने के कारण कभी नहीं सूखती है। यह जल से भरा रहता है पूरे साल, जिसके कारण इसे सदा नीरा कहा जाता है। नेक्स्ट है गंडक। तो गंडक के बारे में हम तो चलिए गंडक के बारे में पढ़ते हैं विस्तार से। तो नेपाल में इसे सप्तगंडकी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को नेपाल देश में सप्तगंडकी के नाम से पुकारते हैं। इसके मुख्य धारा का नाम काली गंडक और नारायण गंडकी या नारायणी है। नेपाल के तराई भाग में इसे सालग्रामी भी कहा जाता है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। नेपाल में इसे सप्तगंडकी के नाम से पुकारते हैं। नेपाल में गंडक नदी को सप्तगंडकी के नाम से पुकारते हैं। इसके मुख्य धारा का नाम जो है सो काली गंडक और नारायण गंडकी या नारायणी है। नेपाल के तराई भाग में इसे सालग्रामी भी कहा जाता है। गंडक नदी अपनी 7 सहायक नदियों के साथ मध्य हिमालय यानी कि हिमालय के बीच में नेपाल की उत्तर सीमा से और तिब्बत में विस्तृत यानी कि फैलाव हिमालय के अन्नपूर्णा पहाड़ियों के समीप मानंगोमोट और कुतांग के समीप से निकलती है। गंडक नदी अपनी 7 सहायक नदियों के साथ मध्य हिमालय में नेपाल की उत्तर सीमा और तिब्बत में विस्तृत हिमालय की यानी कि फैला हुआ हिमालय की अन्नपूर्णा पहाड़ियों के समीप यानी कि नज़दीक मानंगमोट और कुतांग के समीप से यानी कि नज़दीक से निकलती है। यह नदी नेपाल की सीमा को पार कर भारत में प्रवेश करती है। यह नदी गंडक नदी जो है सो नेपाल की सीमा को पार करके भारत में प्रवेश करती एंट्री करती है तथा कुछ दूर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के साथ साथ बहती है। गंडक नदी पटना के सामने तथा उत्तर बिहार के हाजीपुर और सोनपुर नामक 2 प्रसिद्ध नगरों के मध्य बहती हुई मुजफ्फरपुर तथा सारण जिलों की सीमा बनाती हुई गंगा में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई जो है सो 425 किलोमीटर है गंडक की। गंडक नदी पटना के सामने तथा उत्तर बिहार के हाजीपुर और सोनपुर नामक 2 प्रसिद्ध नगर के मध्य बहती हुई यानी कि बीचों बीच बहती हुई मुजफ्फरपुर तथा सारण जिलों की सीमा बनाती हुई जो है सो गंगा में मिल जाती है और इस नदी की कुल लंबाई 425 किलोमीटर है। अगला है बूढ़ी गंडक। इस नदी का बहाव जो है सो गंडक के समान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। यह नदी सोमेश्वर श्रेणियों के पश्चिमी भाग से निकलकर बिहार के उत्तरी पश्चिमी जिले पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है तथा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर जिलों में बहती हुई गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हरहा, कापन, मसान, वानगंगा, पंडई, मनियारी, करह और उरई, तेलाबे, प्रसाद और तियर आदि हैं। इसकी सहायक नदियां जो है बूढ़ी गंडक के वो है हरहा, कापन, मसान, बाणगंगा, पंडई, मनियरी, करह, उरई, तेलाबे, प्रसाद, तियर आदि बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है बागमती नदी। चलिए बागमती रिवर के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। यह हिमालय की महाभारत श्रेणी से नेपाल में निकलती है। यह हिमालय की महाभारत श्रेणियाँ जो हैं वो से निकलकर नेपाल से में निकलती है और यह बिहार की खतरनाक नदियों में से एक है। बागमती जो है सो बिहार की खतरनाक नदियों में से एक है। इस नदी का बहाव गंडक के समान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा नगर से लगभग 2 मील दूर पश्चिमोत्तर तिरमुहानी के निकट यह बूढ़ी गंडक नदी से संगम करती है। यह लहरियासराय दरभंगा के दक्षिण 6 मील दूर स्थित हायाघाट रेलवे स्टेशन के पास से 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं यानी कि 2 भागों में बढ़ जाती है। इसकी दाहिनी धारा जो है सो बूढ़ी गंडक से जा मिलती है और जबकि बाईं धारा को करेह नदी के नाम से जाना जाता है। यह कमला नदी से मिलकर कोसी में जा मिलती है। यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में जाकर मिल जाती है।
बागमती नदी बाढ़ के दिनों में अक्सर अपना प्रवाह मार्ग यानी कि रास्ता जो है सो बदल लेती है। बागमती नदी यह मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी जिला में काफ़ी क्षति पहुंचाती है। इसकी सहायक नदियाँ लाल बकेया, लखनदेई, चकनाहा, जमुने सिपरी धार और छोटी बागमती जो है वो कोला आदि है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? तो लाल बकेया, लखनदेई, चकनाहा, जमुने सिपरी धार, छोटी बागमती और कोला आदि इसकी सहायक नदियाँ है बागमती को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कमला। यह नदी भी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणियों से निकलती है तथा नेपाल की तराई से होती हुई जयनगर की सीमा से बिहार में प्रवेश करती एंट्री करती है। पहले यह नदी जीवक्ष कमला कहलाती थी, परंतु अब यह बलान नदी से मिलकर बहने लगी है। कमला जो है सो पहले जीवक्ष कमला कहलाती थी, परंतु अब यह बलान नदी से मिलकर बहने लगी है। यह मिथिला की प्रसिद्ध नदी है। मिथिला की प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो कमला। और इसका पुण्य प्राप्ति की दृष्टि गंगा के बाद मिथिला में इसी का स्थान है। इस क्षेत्र में इस नदी को कमला माई भी कहा जाता है, यानी कि मिथिला में इसी का स्थान है, जो मिथिला में इसे कमला माई के भी नाम से जाना जाता है। यह दरभंगा प्रमंडल में प्रवाहित होकर कोसी से मिल जाती है। यह दरभंगा प्रमंडल में प्रवाहित होकर कोसी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं सोनी, ढोरी और बलान। कमला की जो सहायक नदियां हैं सोनी, ढोरी और बलान, ये 3 नदियां हैं जो कमला की सहायक नदियां। वर्षा के समय यह नदी काफ़ी बाढ़ लाती है और धारा परिवर्तन इसका स्वभाव रहा है, अतः यह इसकी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में काफ़ी क्षति होती है। आगे है कोसी। तो बिहार का जो शोक है कोसी को ही कहते हैं। जो पीछे आप लोग से क्वेश्चन पूछे थे तो चलिए बता दिए। पूर्वी नेपाल में हिमालय के उच्च पर्वत श्रेणियों के मध्य सप्तकोशी क्षेत्र से निकलती है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो पूर्वी नेपाल में हिमालय के जो उच्च पर्वत है, यानी कि ऊंचा पर्वत है, उस ऊंचे पर्वत की श्रेणियों से मध्य सप्तकोशी यानी कि बीच सप्तकोशी क्षेत्र से निकलती है। कौन सा? तो कोसी नदी। इस क्षेत्र से जल की 7 धाराएं सूत कोशी, भोटिया कोशी, तंबा कोशी, लिखू कोशी और दूध कोशी, अरुण कोशी और तांबर कोशी बहती है, जिसे इसका नाम सप्तकोशी पड़ा। ये 7 कोशी जो है निकलती है इस क्षेत्र से। जो जल की 7 धाराएं निकलती है वो सूत कोशी, भोटिया कोशी, तंबा कोशी, लिखू कोशी, दूध कोशी, अरुण कोशी और तांबर कोशी बहती है, जिसे इसका नाम जो है सो सप्तकोशी पड़ा। 7 जलधाराएं निकलने के कारण इसका नाम जो पड़ा कोशी का, वो सप्तकोशी पड़ा है। कोशी का वास्तविक नाम कौशकी है। कौशकी का अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में, जो कोशी नदी का वास्तविक नाम क्या है? तो कौशकी है तथा इसका महत्व गंगा, यमुना और सरस्वती, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा के समान है। इसका जो वास्तविक नाम था कौशकी था और इसका महत्व जो था वो गंगा, यमुना, सरस्वती और कृष्णा, कावेरी और नर्मदा जैसे नदियों की जैसा इनका समान है, महत्व है। हिमालय से निकलकर कोसी नदी की धारा नेपाल के पर्वतीय प्रदेश में बहती हुई, हिमालय से निकलती है कोसी की धारा और नेपाल के पर्वतीय प्रदेश से बहती हुई भारत सीमा को पार कर चतरा गद्दी धरान के निकट बराह क्षेत्र से बिहार में प्रवेश करती है। बराह क्षेत्र में आकर कोसी नदी की धारा का तीव्र वेग हालांकि मंद पड़ जाता है, यानी कि जब निकलता है वहां से तो बराह क्षेत्र में आकर कोसी नदी की जो धारा होता है वो तीव्र वेग हालांकि धीमा पड़ जाता है, यानी कि तेजी से वहां से तो आता है लेकिन यहाँ आकर धीमा पड़ जाता है। परंतु इसके बराबर रास्ता बदलने रहने के कारण, जो कोसी नदी है बराबर रास्ता बदलते रहने के कारण उत्तर बिहार का प्रभावित क्षेत्र तबाह होता रहता है। इसके बराबर रास्ता बदलने के कारण कभी इधर से बह जाता है तो कभी उधर से बह जाता है। इसका रास्ता का जो है ठिकाना नहीं, कभी इधर से कभी उधर से, जिसके कारण उत्तर बिहार का जो प्रभावित क्षेत्र तबाह होता रहता है। इससे यही कारण है कि इस नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहते हैं।
दोनों पूछा जा सकता है। बिहार का शोक किसे कहते तो कोसी को, और बिहार का अभिशाप किसे कहते तो कोसी नदी को। ये दोनों है जो बिहार कोसी को कहते हैं। यह सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया तथा पूर्णिया जिले से होती हुई खगड़िया के पास गंगा से मिल जाती है। गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे अधिक लंबाई 120 किलोमीटर गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे अधिक लंबाई 120 किलोमीटर जो है सो कोसी नदी की है। गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे अधिक लंबाई कोसी नदी की है, जो इसका दूरी जो है डिस्टेंस वो 120 किलोमीटर लंबी है कोसी नदी की। गंगा में मिलने से पहले कोसी स्वयं अपना डेल्टा बनाती है, यानी कि गंगा में मिलने से पूर्व कोसी स्वयं अपना डेल्टा यानी कि खुद अपना डेल्टा बनाती है मिलने से पहले, जो इसकी अनूठी विशेषता है। आगे है महानदी। महानदी उत्तर बिहार के मैदान की यह सबसे पूर्वी नदी है, जो हिमालय से उतरने के बाद पूर्णिया और कटिहार जिले से होकर बहते हुए कटिहार के दक्षिण पूर्व में गंगा नदी में मिल जाती है। आगे है बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख नदियां। तो उत्तरी बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान की प्रमुख नदियां पढ़ ली। आगे है बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख नदियां। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। जो गंगा में बिहार के दक्षिणी मैदान की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। तो फर्स्ट में दिया गया है सोन। सोन अथवा सोनभद्र नदी का उद्गम जो है सो गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक स्थान से हुआ, जो कहाँ है मध्य प्रदेश में, एमपी। सोन नदी के उद्गम की अरीय अफवाह प्रतिरूप का एक बढ़िया उदाहरण माना जाता है, क्योंकि अमरकंटक से सोन के साथ अन्य दिशाओं में नर्मदा भी निकलती है। कई सारे दिशाओं में जो है सो नर्मदा भी निकलती है। यह कैमूर के पठार के दक्षिण से बिहार में प्रवेश कर गंगा सोन के द्वाब में मिल बिहार को यह कैमूर के पठार के दक्षिण से बिहार में प्रवेश कर गंगा सोन के द्वाब में बिहार को सबसे उपजाऊ मैदान बनाती है। इस नदी की कुल लंबाई जो है सो 780 किलोमीटर सोन की। सोनभद्र नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, पटना जिलों की पश्चिम सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती यानी बहती हुई पटना से 16 किलोमीटर दूर दानापुर के निकट हरदी छपरा गांव के पास गंगा में मिल जाती है। हरदी छपरा गांव के पास जाकर सोन नदी है सो गंगा में मिल जाती है। इसकी 16 किलोमीटर दूरी दानापुर के निकट। नेक्स्ट है पुनपुन नदी। यह नदी छत्तीसगढ़ के पठारी भाग से निकलती है और मौसमी नदी होने के कारण यह ग्रीष्म काल में सूख जाती है। पुनपुन नदी जो है सो मौसमी नदी है, जो ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मी के दिनों में आकर यह सूख जाती है, लेकिन वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल के साथ बहती है। वर्षा जब होता है तो उस समय यह अत्यधिक जल के साथ बहती है। यह गया और पटना जिलों में बहती हुई फतुहा नामक स्थान से निकट गंगा में मिल जाती है। यह गया और पटना जिलों में बहती हुई फतुहा नामक जगह है, वहां जाकर ये गंगा से मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि पुनपुन नदी में स्नान तथा पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। पुनपुन की सहायक नदियों में दरघा और मनोहर नदियां प्रमुख है। पुनपुन की सहायक नदी कौन कौन सी है तो दरघा और मनोहर। नेक्स्ट है कर्मनाशा रिवर। कर्मनाशा नदी के बारे में पढ़ते हैं विस्तार से। यह नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और अपने मार्ग यानी कि रास्ता बहती हुई यानी अपने मार्ग पर बहती हुई यानी कि अपने रास्ता पर बहती हुई यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी की ओर बहने के बाद चौसा के निकट गंगा से मिल जाती है। बिहार में इस नदी को पवित्र तथा अशुभ माना जाता है। नेक्स्ट है अजय। तो आगे है अजय नदी। यह नदी जमुई जिले के चकाई नामक स्थान से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण में बटपार नामक स्थान से निकलती है। अजय नदी जो है सो यह जमुई जिले के चकाई नामक स्थान से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण में बटपार नामक स्थान से निकलती है। यह पूर्व व दक्षिण में प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। यह पूर्व और दक्षिण में बहती हुई
जो है सो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती एंट्री करती है और गंगा में विलीन हो जाती है, गंगा में विलीन हो जाती है। इस नदी को अजमावती या अजमती नाम से भी संबोधित किया जाता है। अजय को अजमावती या अजमती के नाम से भी संबोधित किया जाता है, अजय रिवर को। आगे है गंगा में मिलने वाली बिहार की नदियाँ। तो गंगा में मिलने वाली बिहार की कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है कर्मनाशा, जो इसका संगम यानी कि कर्मनाशा नदी जो है सो चौसा के निकट आकर मिलती है। संगम स्थल सरयू घाघरा जो है तो छपरा के आकर मिलती है। पहले एक एक करके पढ़ लेते हैं। कर्मनाशा जो चौसा के निकट आके मिलती है, कोसी खगड़िया के निकट आके मिलती है, और कमला काढ़ा गोला के निकट आके मिलती है। उसके बाद है सरयू घाघरा जो छपरा के नज़दीक आके मिलती है निकट। फल्गु उरैन मुंगेर के निकट आके मिलती है, और बूढ़ी गंडक जो है मुंगेर के निकट आके मिलती है। गंडक पहलेजा के निकट आके मिलती है। सोन हरदी छपरा या दानापुर के आकर मिलती है। नेक्स्ट रिवर है फल्गु। तो चलिए फल्गु के बारे में पढ़ते हैं। पितृपक्ष के दौरान तीर्थ यात्री गया में फल्गु नदी में स्नान कर पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान जो है सो तीर्थ यात्री जो होता है वो फल्गु नदी में स्नान करते हैं, यानी कि नहाते हैं और पिंडदान करते हैं वहाँ। यह नदी झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर पठार से छोटी छोटी सरिताओं के रूप में निकलकर निरंजना नदी या लीलाजन नामक मुख्य धारा के रूप में बोधगया के निकट मोहना नामक सहायक नदी से मिलकर विशाल रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट रिवर है सकड़ी। तो चलिए सकड़ी के बारे में पढ़ते हैं। सकड़ी यह नदी झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से निकलती है और यह हजारीबाग झारखंड, गया नवादा, पटना और मुंगेर बिहार जिलों में बहने के उपरांत किउल और मोरहर नदियों के साथ गंगा में विलीन यानी कि मिल जाती है। नेक्स्ट है किउल रिवर। किउल रिवर के बारे में पढ़ते हैं। किउल नदी का उद्गम जो है यानी कि किउल नदी जो निकलता है वो केंद्र हजारीबाग जिले झारखंड के खमरडीहा के निकट से निकलती है और इसमें कई धाराएं समाहित होती है, जैसे कि फल्गु, हरोहर, पंचाने, सकड़ी आदि। तो आगे पढ़ते हैं नदियों के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर। तो नदियों के किनारे कौन कौन से प्रमुख नगर हैं तो वो पढ़ते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप ध्यानपूर्वक फोकस डाल के पढ़िएगा और एक बार दो बार वीडियो को देखिएगा कुछ दिन के अंदर आप, क्योंकि रिवीजन करते रहिएगा, आगे भी पढ़ देंगे नया और रिवीजन भी पीछे करते रहेंगे। तो चलिए गंगा जो है वो गंगा नदी के अवस्थित यानी कि गंगा नदी पर बसा हुआ कौन कौन सा है तो पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर एवं मुंगेर जो है सो गंगा नदी पर बसा हुआ है। उसके बाद है गंगा पर हाजीपुर गंडक जो है सो हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर। अच्छा एक बार और रिपीट कर लेते हैं। पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर एवं मुंगेर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है यानी कि बसा हुआ है। हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर ये तीन बड़े नगर जो हैं सो गंडक नदी के किनारे अवस्थित है। उसके बाद है छपरा। छपरा सरयू की नदी स्थित है, सरयू नदी के निकट स्थित है किनारे, और गया है फल्गु। पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर एवं मुंगेर गंगा, हाजीपुर, सोनपुर एवं मुजफ्फरपुर ये गंडक, और फल्गु के किनारे जो है से गया है, और छपरा जो है सो सरयू। आगे है बिहार के जलप्रपात व कुंड। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो छोटा रहता है तो बार बार देखने में भी अच्छा लगता है, तो बड़ा वीडियो देखने में इरिटेट सा थोड़ा सा फीलिंग होने लगता है, चिड़चिड़ापन सा। तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बिहार के जलप्रपात व कुंड के साथ। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिएगा और एक लाइक करना नहीं भूलिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि अन्य सारे बुक कवर कराए जाते हैं सभी एग्जाम से संबंधित। तो आपका जो है सो वीडियो सही समय पर उपलब्ध हो जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने साथियों को जोड़िए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।